रिकॉर्डिंग भी कर दी, चलो। एक बच्चे जुड़ रहे हैं इससे। हाँ भाई, अपना टाइम के अकॉर्डिंग ईसीसी एंटिटी की क्लास लाइव करो, उसको लाइव करो एक बार। ठीक है, जो चलो छोड़ो, आप कोई बात नहीं। अभी अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में, जैसा आपको शेड्यूल में बताया था कि ऑनलाइन क्लास करवाई जाएगी, अपन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे थे। और साइकोलॉजी की क्लास में बताया था कि फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में मनोविज्ञान मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान मन का विज्ञान मन के विज्ञान में ये चीज डिक्लेरेशन की थी कि मनोविज्ञान एक छोटे बच्चे के मन का अध्ययन को पढ़ने से है। इसमें ये भी बताया था कि एक छोटा बच्चा जो भी शारीरिक गतिविधियां करता है, अर्थात शरीर में मन में जो भी गतिविधि एक्टिविटीज आयोजित की जाती है, उसका अध्ययन जिस विषय के अंदर किया जाता है उसको मनोविज्ञान बोला जाता है। कल वाली क्लास में आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा था, और लास्ट एग्जाम में मैंने आपको पेपर्स का ये क्वेश्चन बताया था कि दो अवस्थाएं होती हैं, और दो अवस्थाओं में एक अवस्था बताई थी संवेदी प्रेरक, जिसमें बताया था आपको 0 से कितने साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अर्थात 0 से 2 साल का बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज करता है। 0 से 2 साल के बच्चे में आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में बच्चे के मन में उत्सुकता होती है। उत्सुकता का मतलब है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि क्या करना है, क्या एक्टिविटीज होती है, क्या एक्टिविटीज नहीं होती है, अर्थात वह अपने शरीर की वह इंद्रियों पर काबू नहीं पाता है। शरीर और इंद्रियों पर काबू नहीं पाता है, तो अपने को पहचानने से लेकर के ये अनेक प्रकार की एक्टिविटीज उसके अंदर आयोजित नहीं होती हैं। इसके बाद में अपन लोग ये चीज कह रहे थे कि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन की क्या क्या एक्टिविटीज होती है। क्वेश्चन है अगला, विद्यालय प्रबंधन की 6 प्रमुख जिम्मेदारियों की सूची बनाइए। विद्यालय प्रबंधन की 6 प्रमुख सूचियों की बनाइए। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपको डालना है शायद में भी 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखिए कि विद्यालय प्रबंधन की 6 प्रमुख जिम्मेदारियों की सूची बनाइए। विद्यालय प्रबंधन की 6 सूची, अर्थात आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक विद्यालय के अंदर टीचर हो, और विद्यालय में क्या 6 प्रमुख जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं। तो 6 प्रमुख जिम्मेदारियों की आपको क्या बनानी है, सूची बनानी है। अर्थात आपके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनमें 6 जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती हैं, उसका उत्तर आपको लिखना है। उत्तर डालकर आपको लिखना है पहली जिम्मेदारी, कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे हो और विद्यालय में पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि की स्थापना। पहली जिम्मेदारी आपकी यह बनती है कि आप एक विद्यालय के अंदर जाते हो और विद्यालय के अंदर क्या क्या बच्चों को सुरक्षा रखनी है, बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए। क्योंकि पहली जिम्मेदारी टीचर्स की यह बनती है, जब घर से पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं एज ए फेथफुली पे भेजते हैं, और फेथफुली के बाद में यह जिम्मेदारी बनती है किसकी, एक टीचर्स की। आप एक टीचर हो, वहाँ टीचिंग करवा रहे हो,
और टीचर्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों की सुरक्षा कैसे करोगे। अर्थात सुरक्षा का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। किसके अंदर? विद्यालय के अंदर सुरक्षा का दायरा बढ़ाना पड़ेगा।
अब आवाज आ रही होगी मेरी आपको। सब कुछ सब कुछ वेल डन है। और आवाज आ रही है मेरी आप सभी को। एक बार कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दे आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। क्या आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है मेरा? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है एक बार, क्योंकि क्लियरेंस में ज़रूरी होता है एक बार हर चीज़। आवाज आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। क्लास को रनिंग में देते हैं एक बार। आ रही है। बेटा आप भी जानते हो कोई भी नया नया सेटअप होता है। मैंने भी कभी। हाँ जी, कोई नहीं है। वेल डन। अच्छा रहा आपने मुझे बताया। हाँ जी, चलो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप एक प्रबंधन के सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखिए आप लोग, प्रबंधन के सदस्य के रूप में, प्रबंधन के सदस्य के रूप में, प्रबंधन के सदस्य के रूप में आप एक ईसीसी केंद्र पर, प्रबंधन के सदस्य के रूप में, प्रबंधन के सदस्य के रूप में आप एक ईसीसीई, क्या, ईसीसीई, प्रबंधन के सदस्य के रूप में आप एक ईसीसीई केंद्र के अंदर, ईसीसीई केंद्र के अंदर क्या गुणवत्ता चाहते हो? क्या गुणवत्ता चाहते हो? बात तो सही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या हो, एक ईसीसी, ईसीसी के भी क्या हो, एक मेंबर हो। क्या हो? एक मेंबर हो। अगर ईसीसी के एक मेंबर हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक सेंटर पर जाते हो उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या? अवलोकन करने के लिए। आप उसका ऑब्जर्वेशन करने जाते हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। अजी बात तो सही है कि गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन गुणवत्ता होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? अब ये गुणवत्ता होनी चाहिए, आपके मन से आपको लिखना है। उत्तर डाल करके लिखिए। पहला पॉइंट, बच्चों के अनुकूल, सुरक्षित व पोषण प्रदान करना। क्या लिखना है? बच्चों के अनुकूल, बच्चों के अनुकूल, बच्चों के अनुकूल, सुरक्षित और पोषण प्रदान करने वाला वातावरण। बच्चों के अनुकूल, सुरक्षित, बच्चों के अनुकूल, सुरक्षित पोषण, सुरक्षित पोषण और सुरक्षित क्या वातावरण है होना चाहिए।
अगर सुरक्षित वातावरण नहीं होगा तो क्या आप जिम्मेदार हो क्या उसके? नहीं, आप जिम्मेदार हो। बिल्कुल इसलिए क्योंकि ईसीसी का क्या देखने जा रहे हो आप? केंद्र देखने जा रहे हो। आपको इस चीज का ऑब्जर्वेशन रखना है कि आप एक ईसीसी के सदस्य हो तो आप उसके अंदर क्या बैठा रहे हो? गुणवत्ता। और गुणवत्ता किसकी बेटा? बच्चों की। तो बच्चों के अनुकूल क्या होना चाहिए? सुरक्षित क्या? पोषण होना चाहिए और वहां का वातावरण होना चाहिए। ये वातावरण नहीं होना चाहिए कि साहब बच्चा डंडा कूद रहा है, भग रहा है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अरे कई बच्चे तो ऐसे आते हैं जो दाल चावल खाने के लिए आते हैं, आपको पता होना चाहिए। बच्चे दाल चावल के बहाने से अपने घर से बाहर निकल करके आते हैं, और बच्चे जब घर से बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं? उसके पेरेंट्स वातावरण देखते हैं। उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही आपको एक ईसीसी का क्या करना है? ऑब्जर्वेशन लिखा है आपको कि आपको क्या देखनी है? बच्चों की सुरक्षा देखनी है। ये आपका पहला दायित्व होना चाहिए, पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है योग्य। क्या चीज बेटा? योग्य। आप ये देखो कि योग्य होना चाहिए। योग्य के साथ में क्या होना चाहिए? स्नेहशील होना चाहिए। योग्य व स्नेहशील। स्नेहशील का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है स्नेहशील का मतलब कि स्नेहशील ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो क्या दिखाई दे? बच्चों में प्यार प्रेम की भावना जगाए। और बच्चों में प्यार प्रेम की भावना किस वजह से जागती है? बच्चों में प्यार प्रेम की भावना इस वजह से जागती है कि आज बच्चों की, किसी बच्चे की पिटाई कर दी, और बच्चे की पिटाई करने के बाद में उसने, बच्चे ने जा करके माँ से कह दिया, और माँ से कहने के बाद में माँ ने कहा कि फलानी मैडम ऐसे लड़ती है आपको, तो वो दूसरे दिन क्या नहीं करेगी? उसको स्कूल में नहीं भेजेगी। इसलिए आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि कैसा होना चाहिए स्टाफ? ऐसा स्टाफ होना चाहिए कि जो उसको, बच्चे ऑनलाइन के नाम से जुड़े हुए हैं। 4 बच्चे मेरे पास ऑनलाइन देख रहे हैं। बच्चे 4 बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं नाम मात्र। क्या ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही या क्या बीमारी है? क्या समस्या है भाई? आवाज नहीं आ रही है मेरी, या फिर क्या कोई और समस्या है आपको लाइव देखने में? क्या हुआ, क्लास में समझ नहीं आ रहा या फिर? खैर कोई नहीं है, जो भी है। चालू करते हैं अपन। कंटिन्यू। हाँ जी, चलिए चलिए कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 11 डालिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 डालिए।
क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, कई बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, कई बच्चों को समझिए। हाँ जी, अच्छा सा कलर ले ले, यही तो था। चलो चलो, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 डालना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आप लिखिए कि बच्चे और बचपन शब्द को परिभाषित कीजिए। क्या जी? बच्चे, बच्चे तो सही है, और बचपन, बोले गुरुजी बात तो एक ही है। बच्चे और बचपन शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द को क्या करो? परिभाषित कीजिए, मतलब आइडेंटिफाई कीजिए, परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है ये। इसका लिखना है आपको उत्तर। बोले गुरुजी बच्चे भी वही बात होती है और बचपन भी वही बात होती है? ना जी ना, ये बचपनापन बचपन होता है। देखिए, आप लोगों को, बच्चा वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र वयस्कता से कम होती है। बात किसकी कर रहा हूं बेटा? वयस्कता से कम उम्र होती है। वयस्कता से कम उम्र होने का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? बच्चे। ये बच्चे कह दो या बच्चा कह दो, बात तो एक ही है। बच्चा, बच्चा क्या कहलाता है? बच्चा ये कहता है कि वयस्कता से कम उम्र होती है। वयस्क कौन सा नागरिक होता है बेटा? वयस्क वह नागरिक होता है जो यह समझने लग जाए कि मेरी जिम्मेदारियां क्या होती है, और जिम्मेदारियों के बखूबी तरीके से उतरना लग जाए कि हाँ, ये मेरा परिवार है, और मेरा परिवार है तो मुझे पालना है। ये बात कहलाती है किसकी? वयस्कता की। मैंने ये परिभाषा लिखा है आप लोगों को कि बच्चा, अरे बात तो सही है, बच्चे की कर रहा हूं, लेकिन बच्चे की परिभाषा क्या लिखनी है? बच्चे की परिभाषा यह लिखनी है कि जो वह व्यक्ति होता है जो उम्र, वह व्यक्ति होता है जो उम्र में वयस्कता से कम हो, ये क्या कहलाता है? बच्चे की परिभाषा कहलाती है। अर्थात भारत में शैक्षिक अधिकारों के लिए, अर्थात भारत में, अर्थात भारत में शैक्षिक, कौन से? शैक्षिक, अरे शैक्षिक का बात का मतलब है शैक्षिक मूल अधिकार दे रखे हैं, और मूल अधिकारों के अंदर ये लिखा हुआ है कि वयस्क वह व्यक्ति नहीं होगा जिसकी उम्र कौन सी कहां तक हो? 0 से 14 वर्ष तक है। अर्थात 0 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप क्या कह सकते हो? बच्चा कह सकते। अर्थात वह व्यक्ति जो उम्र में 0 से 14 वर्ष तक का हो, वह बच्चा कहलाता है, बच्चा कहलाता है। इसके बाद में आपको लिखना है, वो लिखना है क्या? बचपन। बचपन, बचपन आपके दिमाग में आना चाहिए। बचपन क्या कहलाएगा? उम्र कहलाएगी। और उम्र का मतलब होता है कि जन्म से लेकर के कौन सा? यौवनारंभ तक का। बोले ये कौन सा काल होता है यौवनारंभ? मिटा देता हूं इसको, बच्चे की जगह लिखना है आपको बचपन। यौवनारंभ, यौवन कंबन, बचपन। यौवनारंभ का मतलब क्या होता है? बचपन। बचपन वह होता है कि अरे बेटा बच्चा ही तो है, अभी नहीं समझ पाएगा। अरे बच्चा है तो बच्चे की उम्र क्या निर्धारित कर ली आप लोगों ने? 0 से 14 निर्धारित कर ली, इसलिए कहते हैं इसको क्या? बच्चा कहते हैं। बोले बचपन काल कौन सा होता है? जन्म से लेकर, लिखिए आप परिभाषा इसकी बचपन की, जन्म से लेकर यौवनारंभ तक का, बचपन से लेकर यौवनारंभ तक का, बचपन से लेकर यौवनारंभ तक का जीवन का वह चरण है, जीवन का वह चरण जिसमें बचपन से लेकर के यौवनारंभ तक का वह चरण, यौवनारंभ तक का वह चरण जिसके अंदर बच्चा पूर्णतया विकसित हो जाए। पूर्णतया विकसित होने का मतलब क्या हुआ गुरुजी? पूर्णतया विकसित होने का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर सारी समझ आ जाए। सारी समझ आने का मतलब होता है कि वह कौन सा? शारीरिक रूप से भी क्या हो जाए बेटा? परिपक्व हो जाए। शारीरिक रूप के साथ में क्या हो जाए? मानसिक रूप से भी क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। संज्ञानात्मक विकास आपको बताया था मैंने। संज्ञानात्मक विकास वह कहता है कि, अजी क्या कहता है?
कि संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि संज्ञान में ये चीज आनी चाहिए कि इस बात को करने से यह समझ विकसित होगी, अर्थात समझदारी पूरी आ जानी चाहिए। जब समझदारी पूरी आ गई तो बड़े बूढ़े अपने आप इसी ये कहना छोड़ देंगे कि अरे बचपना तो गया इसका, बचपना तो गया। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको कि कई बार ऐसा होता है और ऐसा होने के बाद में ये हालात होते हैं कि बचपन में शादी कर दी बच्चे की, अरे क्या समझ है इसके अंदर, अभी तो इसका बोझ कौन ढोएगा, ये पता नहीं कौन ढोएगा बोझ, अरे बोझ कौन ढोएगा, माता पिता ही ढोएंगे इसका। वह काल ही बचपन काल कहलाता है, वह काल क्या कहलाता है, बचपन काल कहलाता है। और इस बचपन काल को ही बचपना बोला जाता है। किसमें आता है ये, बच्चे जैसी उम्र में आता है। मैंने आपको दोनों को क्लियरिफाई करके बता दिया कि बच्चे क्या कहलाते हैं, जो कौन से हो, भारत में वह व्यक्ति जिसकी उम्र वयस्कता से कम हो। वयस्कता से कम होने का मतलब है टैक्सिक, अर्थात सरकार ने यह निर्धारित कर रखा है क्या, 0 से कितना, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा क्या कहलाता है, बच्चा कहलाता। बोले बचपन क्या है, बचपन एक उम्र होती है जिसमें यौनारंभ तक का वह चरण है जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक अर्थात पूरी समझदारी आ जानी चाहिए। यह काल क्या कहलाता है बेटा, बचपन काल कहलाता है। क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिया है आपके सामने। अगली चीज, क्वेश्चंस नंबर कौन सा, 12वां क्वेश्चन। मिटा देता हूं इसको। प्रश्न नंबर कौन सा है बेटा, 12वां। प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां ये कहता है, क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 ये कहता है कि भारतीय संदर्भ में परिवार संरचना के आधार पर 2 प्रकार बताइए। किसके परिवार बताने हैं बेटा, परिवार के। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 किसके, भारतीय। क्या है, भारतीय समाज है। और भारतीय समाज में क्या दिखाना है आपको, परिवार के प्रकार। क्या जी क्या, भारतीय समाज में परिवार के प्रकार। आपको सबको पता है प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, बोले गुरुजी हमने तो आज तक कितने प्रकार के पढ़े हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रकार होता है कौन सा, परिवार, हम दो हमारे दो, क्या, एकल परिवार। दूसरी चीज आती है, वह आती है कौन सा परिवार जी, संयुक्त परिवार। बात तो सही है संयुक्त परिवार की। एकल परिवार वह परिवार होता है जिसके अंदर हम दो हमारे दो, अर्थात जिसके अंदर क्या हो, एकल जोड़ी। क्या हो जी, एकल जोड़ी हो। एकल जोड़ी का मतलब क्या हुआ, क्या, मैं के बाद में क्या, मेरी वाली। मेरी वाली का मतलब मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के बाद में क्या हुआ, मेरे बच्चे। मैं सुखी और मेरा परिवार सुखी, वही एकल जोड़ी क्या कहलाती है, एकल परिवार कहलाती है। क्या जी, एकल परिवार कहलाती है। बात तो सही है, एकल परिवार कहलाती है। लेकिन आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक ही छत के अंदर माता पिता और एक ही इकाई निवास करती है। इसके अंदर, एक ही छत के अंदर, क्या बोलते हैं इसको, एकल परिवार बोला जाता है। दूसरी चीज आती है संयुक्त परिवार। संयुक्त का मतलब शब्द को ही पकड़ लो आप लोग। संयुक्त का मतलब बात किसकी कर रहा है, बड़ी बात कर रहा है। और बात बड़ी होने का मतलब है कि क्या आ गया, संयुक्त। अरे बहुत सारे, कितने सारे, बहुत सारे। बात तो सही है सर भाई, बहुत सारे हो गए। आप एक बार परिभाषा लिखिए बेटा कि एकल परिवार किसको बोलते हैं। प्रश्न आपको लिखाया भारतीय समाज में परिवार के प्रकार लिखिए। उसके बाद में आपको उत्तर लिखना है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय समाज में परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिवार कौन सा, एकल परिवार। एकल परिवार, एकल परिवार में हेडिंग लगा करके जब लिखिए, एकल परिवार में हेडिंग लगा कर लिखिए कि इसमें केवल माता पिता, इसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे एक इकाई के रूप में एक साथ निवास करते हैं। एक इकाई के रूप में एक साथ निवास करते हैं, एकल परिवार कहलाता है। उदाहरण के लिखिए, जैसे
एक परिवार जिसमें पति पत्नी, जरा इधर ध्यान दो, पत्नी पति, पति पत्नी व उसके बच्चे, व उसके बच्चे क्या कहलाए? एकल परिवार कहलाया। सही है। दूसरा पॉइंट डालिए इसी में, दूसरा लिखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार के अंदर लिखिए आप लोग, संयुक्त परिवार में आमतौर पर, संयुक्त परिवार में आमतौर पर एक ही छत के नीचे कई सारी पीढ़ियां निवास करती हैं। संयुक्त परिवार में लिखिए, संयुक्त परिवार में आमतौर पर एक ही छत पर कई सारी पीढ़ियां एक साथ नीचे निवेश करती हैं, एक साथ नीचे निवेश करती हैं। ये लोग साझा रसोई, साझा वित्तीय रूप से एक साथ अपना खान पान करते हैं, खान पान करते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? संयुक्त परिवार कहलाता है। क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन अपना स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 13। मिटा देता हूं इसको मैं, 12% हो गए, क्लास में भी मैंने करवा दिया। प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 के अंदर आपको लिखना है जी, प्रश्न नंबर 13 डालिए और लिखिए बाल विकास को, बाल विकास को शिक्षा के क्षेत्र में, बाल विकास को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न लिखवा रहा हूं, बाल विकास को, बाल विकास को शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जी? RTE, RTE कौन सा है? 2009। बात किसकी कर रहा हूं मैं? RTE 2009 की। RTE 2009 की दो विशेषता कोई भी बता दीजिए। RTE किसके अंदर आता है बेटा? बात तो सही है, एजुकेशन के अंदर ही आता है गुरुजी, लेकिन एजुकेशन में किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाल विकास की। बाल विकास किसके अंदर? बाल विकास, बाल विकास बच्चे का होता है, लेकिन किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। कौन सा संदर्भ लेना है? RTE 2009। RTE 2009 के संदर्भ में आपको क्या बताना है कि इसकी क्या विशेषता है, क्या विशेषता है। ये तो अपना प्रश्न है साहब, ये तो अपना क्या है? प्रश्न है। अब इसका क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। लखो साहब उत्तर। गुरुजी उत्तर यो है इसका, लिखिए कि एक तो बेहद अच्छे से समझदारी से बात यह आनी चाहिए कि RTE 2009 आ गया। देखो बेटा, RTE 2009 आ गया तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपके दिमाग में साफ सुथरी सी क्लियर हो जानी चाहिए कि RTE क्या कहता है, क्या कहता है? ये कहता है RTE कि आप 0 से लेकर के कितने वर्ष तक? 14 वर्ष के बच्चे को क्या दो बेटा? निःशुल्क। क्या दो? बच्चों को क्या दो? निःशुल्क शिक्षा दो। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क क्या? शिक्षा। बात किसकी कर रहा हूं मैं? एजुकेशन की कर रहा हूं और शिक्षा की बात कर रहा हूं कि RTE ये कहता है कि सभी बच्चों को, 0 से 14 वर्ष की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क नहीं समझते हो तो इसको बोलते हैं मुफ्त में शिक्षा बांटना। मुफ्त में क्या दी जाती है? शिक्षा। ये क्या कहता है? RTE कहता है कि RTE 2009 यो कहता है कि आप 0 से 14 साल के बच्चे, कितने से कितने साल तक? 0 से 14 साल के बच्चों को, 0 से 14 साल के बच्चों को क्या दो? मुफ्त में शिक्षा दो। बात किसकी कर रहा हूं बेटा मैं? बाल विकास के संदर्भ में किसकी? शिक्षा के क्षेत्र में किसकी? RTE 2009 की, कि आप 0 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दो? मुफ्त में शिक्षा दो, निःशुल्क शिक्षा दो। निःशुल्क शिक्षा के बाद में अगली चीज आती है कि इसमें यह अनिवार्य किया गया। क्या अनिवार्य किया गया? आप सभी भी विधिवत रूप से जानते हो कि साहब मारो छोरो RTE में सिलेक्शन होए,
अरे साहब, तेरा छोरा आरटी में सिलेक्शन तो हुए, पर वो किस नियम के तहत? आरटीई के अंदर। अरे आरटीई के अंदर है, लेकिन दूसरी चीज आ गई कि सभी, कौन सी? प्राइवेट स्कूल, चाहे कितनी ही महंगी स्कूल हो, सभी प्राइवेट विद्यालय के अंदर एक चीज लागू की गई कि आप विद्यालय के अंदर क्या रखो बेटा? निशुल्क। निशुल्क का मतलब 25% सीट ऐसे रखो, 25% सीट। कितनी सीट? 25% सीट ऐसी निर्धारित करके रखो कि ये 25% सीट क्या कर दे? बोले पता नहीं साहब क्या कर दे। 25% सीट किसकी? किसकी? मुफ्त शिक्षा की। क्या प्राइवेट वाला फीस नहीं लेता? ना जी ना। ये निर्धारित किया गया कि सभी प्राइवेट विद्यालय के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उसकी 25% सीट किसकी होगी? मुफ्त होगी। और उनका पैसा का भुगतान कौन करेगा? गवर्नमेंट ने कहा मैं करूंगी। कर लो भैया, आप भुगतान कर लो। बात वो नहीं है पैसे भुगतान करने की। आपको प्रश्न डिराइव किया था और प्रश्न ये कहा था कि बाल विकास। बाल विकास में किसमें? शिक्षा के एजुकेशन में। आप आरटीई 2009 की क्या लिखो बेटा? दो विशेषता लिखो। तो पहली विशेषता ये लिखनी है कि आरटीई क्या चाहती है? 0 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना चाहती है? निशुल्क शिक्षा। पहला उत्तर। 2 पॉइंट लिखने हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है? आरटीई में 0 से 14 वर्ष के कम बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। दूसरी चीज, सभी प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीट किसकी? मुफ्त। अर्थात जिनका पैसा कौन देती है? सरकार वहन करती है। ये किसकी बात चल रही थी? आरटीई किसकी? 2009 की बात चल रही थी। अर्थात कोई भी ये नहीं कहता कि मुफ्त के अंदर, ऐसा नहीं है। इसमें एडमिशन कौन करा सकता है? जो आर्थिक रूप से क्या हो? कमजोर हो। बोले गुरुजी सभी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, पैसे वाला भी आर्थिक रूप से कमजोर होता है। हाँ सही है, लेकिन गवर्नमेंट एक दायरा फिक्स कर रहा है। जिस पिता की क्या 2,50,000 से क्या कम तनख्वाह हो, जो साल भर में कितना पैदा करता हो? 2,50,000 से भी क्या कम, उनका एक आई प्रमाण पत्र लेती है सरकार। और उस आई प्रमाण पत्र को क्या करती है? 2 मजिस्ट्रेटों से क्या करवाती है? वेरीफाई करवाती है। और जब जाकर सरकार उसको देखती है और क्या देती है? मुफ्त में एडमिशन देती है प्राइवेट विद्यालयों के अंदर। बात तो सही है। थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं, और आगे कंटिन्यू करने के बाद में अगली चीज, अगली चीज ये बताता हूं आप लोगों को कि आप क्वेश्चन नंबर कौन सा डाला था? 13वां। क्वेश्चन नंबर क्या डालो बेटा? 14वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर क्या डालो? 14वें नंबर का। देखिए भाई, मिटा देता हूं इसको। प्रश्न नंबर 14। भली बात आप भी जानते हो कि एक कोर्स आप ईसीसी का करने जा रहे हो, और ईसीसी के अंदर आपको इस चीज का बखूबी से ज्ञान होना चाहिए कि एक माँ बन करके एक बच्चे को पढ़ाना है। और बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे की सेवा करनी है आपको। आपको बच्चे दिए जाएंगे 0 से 6 साल तक के। इन 6 साल तक के बच्चों के आपको क्या करनी है बेटा? सेवा करने का ऑफर मिल रहा है। किसमें? ई सी सी ई में। हाँ जी, क्वेश्चन डालिए भाई अगला। क्वेश्चन नंबर मे बी कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? 14वां कर लिया था। नहीं, 13वां कर लिया था, 14वां करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन लिखिए बेटा आप। प्रश्न लिखिए। ईसीसी की अवधारणा, ईसीसीई, मैं लिखा देता हूं, ईसीसीई की अवधारणा। ईसीसी की अवधारणा लिखिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ईसीसी की क्या करनी है आपको? अवधारणा लिखनी है। और ईसीसी की अवधारणा के साथ में प्रारंभिक वर्षीय, इसका, इसका, अरे बच्चे का प्रारंभिक वर्ष को क्या करो? प्रारंभिक वर्ष को क्या करो? स्पष्ट करो। क्या करो? स्पष्ट करो। अर्थात प्रारंभिक वर्ष का मतलब है
इक्वेशंस मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि आपको ईसीसी की अवधारणा लिखनी है और प्रारंभिक वर्ष में बच्चे को क्या क्या समस्याएं आती है उनको लिखना है। और अगला टर्न ओवर्स, जैसे कि मैं करंट में बच्चे देख रहा हूँ कि 31 बच्चे देख पा रहे हैं। कई समस्याएं ऐसी हुई हैं कि इस क्वेश्चन को बेटा शाम को करवाया जाएगा। ईसीसी की अवधारणा के बारे में रनिंग करेंगे अपन इसको। आज ऑनलाइन क्लासेज का आपका पहला दिन था और पहले दिन में चलती हुई क्लास में यही मना किया गया था कि क्या पता ऑनलाइन क्लासेस का बैठ पाए या नहीं बैठ पाए। तो शाम को क्लास रखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे की क्लास करवाएंगे शाम को आपको ऑनलाइन। ये क्लास है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। जैसे ही पढ़ाते हैं वो रिकॉर्डेड भी क्लास है। तो शाम को जो भी क्लास का टाइम होगा, शाम की क्लास का टाइम आपका रखा जाएगा वो मे बी 6 बजे के बाद में रखा जाएगा कि आप इजी वे में उसको देख सकें। 6 बजे बाद में आपको इजी वे में देख सके आप लोग। और अपने घर के अंदर 1 घंटे क्लास, कई बच्चों के पास में फ़ोन उपलब्ध नहीं है इस टाइम। ये एक तरीके से आपको दिखाया था कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कितने बच्चे जुड़ सकते हैं, हमारे को क्या क्या समस्याएं अवगत होती हैं और इन समस्याओं का दौर हमको फेस करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसे कि क्वेश्चंस के बारे में रिपीट करवा रहा था, तो मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे, लेकिन 2 क्वेश्चंस में एक ही चीज़ आई कि साहब क्या आवाज़ ना आ रही। अरे बात तो सही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हमको थोड़ी पता है इस चीज़ के लिए। कोई बात नहीं है बेटा। 24 बच्चे अभी करंट व्यू में देख रहे हैं आपकी क्लास। शाम को चैट भी ओपन कर दिया जाएगा कि जो जो समस्याएं आती है, जो समस्याएं हैं, वो चैट ओपन करने के बाद में चैट भी दिखाई देने लग जाएगा मेरे को कि आप तुरंत मेरे सामने लिखो कि क्या समस्याएं आ रही है। चैट भी इसका शाम को ओपन कर देंगे। शाम को 6 बजे बाद में 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास आपकी रख ली जाएगी। बाकी बेहतर तरीके से ग्रुप में मैं आपसे रेस्पॉन्स के तौर पे ये पूछूंगा कि कैसी लगी क्वालिटीज। बाकी शाम को आप 6 बजे जरूर एक बार, 6 बजे बाद में जब भी होगा, मैं अभी घंटे भर के अंदर ओवरव्यू लेकर के बता दूंगा आप लोगों को कि कितने बजे क्लास को ज्वाइन करना है। कई बच्चों को लिंक ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो वो लिंक भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगली वाली क्लास के अंदर ऐसी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और कंटिन्यू इसी दौर पे चलेंगे आज और कल, और बाकी जब तक एग्जाम है तब तक जितना करवाना है उतना करवाएंगे, जितना कोर्स हो पाता है। ठीक है बेटा। और रही बात आगे की, मैं खुद कंटिन्यू 50 मिनट से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ में, लेकिन कई टेक्निकल समस्याएं कभी क्या आ रही है कभी क्या आ रही है, इसलिए अभी मैं इसको विराम देता हूँ। और शाम का आपसे वादा करता हूँ कि लगभग 6 बजे बाद में जो ही, क्योंकि एक समस्या ऐसी आ जाती है कि लड़कियां होती हैं, कईयों के पेरेंट्स फ़ोन नहीं देते हैं, तो उसी दौर से गुजरना पड़ेगा। और बाकी जैसी होगी समस्याएं आपके सामने, आपको भी फेस करनी पड़ रही है, करवाएंगे आपको शाम से 6 बजे से पहले पहले जब भी है आपको क्लास का टाइम दे दिया जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, उनको इस बारे में अवगत करा देना कि ऑनलाइन क्लास हो रही है। और ऑनलाइन क्लास होने का मतलब है कि आपको फेस दिखाई दे रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ 2:40 पे आवाज़ चली गई थी और 2:50 तक, 10 मिनट तक आप लोग मेरे को नहीं सुन पाए थे, बिल्कुल रेड लाइन खींची हुई है उसके अंदर। तो कोई बात नहीं है, उसके बाद में आप कंटिन्यू मेरे को सुन पा रहे हो। उसके बाद में बिल्कुल रेड लाइन आ गई थी। तो कोई नहीं है, शाम को चैट ओपन कर दिया जाएगा। और जो भी किसी को फेस समस्याएं आई, वो आपको ग्रुप में नंबर है। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ अभी जस्ट। ऑफिस में जाने के बाद में ऑफिस के नंबर पे, मेरे नंबर पे संपर्क नहीं करना है किसी को भी। ऑफिस के नंबर से आप संपर्क करो, जो भी समस्या है। मैं जा करके ऑफिस का फ़ोन ले लेता हूँ अभी, और वहाँ जो भी समस्या आएगी वो टेक्निकल्स में सुनूंगा अभी जाने के बाद में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अगला क्वेश्चन ये रिपीट किया जाएगा और इसके बाद में आपका और अपनों का ख्याल रखा जाएगा। शाम 6 बजे बाद मिलते हैं। 6 बजे बाद में कभी भी मिलते हैं। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ओके।